Dear students, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. Again, I am just going to have one more comprehension exercise. I will read each and every word, phrase, clause of the sentence, and I will make you clear the all parts of speech, their meaning, how to frame sentences, everything I'll teach you. तो आइए चलिए, ये एक अच्छा सा पैसेज है, थोड़ा हो सकता है स्लाइटली बिगर ये वीडियो होगा, बड़ा सा पैसेज है, कोई नहीं, आप इसे अच्छे से इंग्लिश समझिए, मैं अच्छे से इसे बताता हूं और आप फॉलो करिए। देखिए, द प्रोवर्ब सेज, अब ये कॉमा यहां लगा, कॉमा, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है, और इन्वर्टेड कॉमा से इन्वर्टेड कॉमा तक ये जो क्लोज है, ये आपका किसी का स्टेटमेंट है, या मान लीजिए ये प्रोवर्ब है, कहावत है, जो ये इन्वर्टेड कॉमा में शो कर रहे हैं। तो राइटर साहब लिखते हैं कि द प्रोवर्ब सेज, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, द डेफिनेट आर्टिकल है, प्रोवर्ब आपका नाउन है, और सेज ये प्रेजेंट इंडिफिटेंस में वर्ब है, SAES लगा हुआ है। कि कहावत जो है वो क्या कहती है, सेज माने कहती है, कि जो कहावत है वो क्या कहती है, कहावत ये कहती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एन एम्प्टी बैग, एन एम्प्टी, अब आर्टिकल के साथ ये है तो ये नाउन फ्रेज हो गया सब्जेक्ट के रूप में, एम्प्टी जो है ये एडजेक्टिव है, बैग नाउन है, कि एक जो खाली बैग है, कैनॉट को हमेशा एक साथ लिखते हैं, कैनॉट स्टैंड अपराइट, नहीं खड़ा हो सकता है, अपराइट माने यानी ऊपर की ओर, जैसे बोरी है मान लीजिए, या बैग है बड़ा सा, या बोरी बड़ी सी है, उसको आप, उसमें कुछ नहीं है, खाली है, तो वो जो है सीधा होकर के खड़ी नहीं हो सकती। हाँ, भारी है तो पूरा बोरा भरा है तो सीधा खड़ा रहेगा। कहने का सेंस ये है कि खाली जो बोरा है या खाली बैग जो है वो कैनॉट स्टैंड, नहीं खड़ा रह सकता अपराइट, एकदम पूरा सीना तान के और एकदम स्ट्रेट। हाँ, भरा होगा तो एकदम खड़ा रहेगा, अदरवाइज वो गिर जाएगा नीचे और वो सीधा बिल्कुल खड़ा नहीं रह सकता। तो ये एडवर्ब है, स्टैंड अपराइट, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक इसी तरह से कॉमा, अब ये एक एग्जांपल देकर के कह रहा है, ठीक इसी तरह से नाइदर कैन ए मैन, अब ये नाइदर या नीदर जब लगाते हैं तो आपको पता होगा, इसको जो है जब नीदर लगाते हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती, इसे इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन होता है, वर्ब आगे आ जाती सब्जेक्ट से, नीदर कैन ए मैन, और इसी तरह से आदमी भी कोई नहीं खड़ा रह सकता। कहने का सेंस ये, जैसे बैग जो है अगर खाली हो तो खड़ा नहीं रह सकता सीधा, ठीक उसी तरह से मनुष्य भी है कि वो भी खड़ा नहीं रह सकता है, नीदर कैन ए मैन। कौन सा मनुष्य? हु इज इन डेट, जो कर्ज में है। हु जो है यहां पर बीच में ये आपका ज्वाइनिंग वर्ड भी है, यहां से क्लास शुरू हो रहा है और ये सब्जेक्ट भी है, ये आपका एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। हु इज इन डेट, इन प्रीपोजिशन ऑफ डेट, इसे बी साइलेंट रहेगा, डेट, जो कर्ज में हो, अर्थात जो व्यक्ति खाली है, पैसा नहीं है उसके पास और कर्ज में है, क्योंकि उसकी आदतें खराब है, कर्ज लेने की आदत है उसे, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है सम्मान के साथ जो है अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, या सीना तान के समाज में नहीं खड़ा रह सकता। ठीक उसी तरह से जैसे एक खाली बैग जो है वो भी जो है ऊपर की ओर स्ट्रेट खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है, वो जमीन पे जो है ऐसे गिर जाएगा अगर आप उसे खड़ा नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से मनुष्य जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता समाज में, उसको सम्मान नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने कर्ज लिया हुआ है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो ये तो कहावत की बात होगी। आगे देखिए राइटर क्या कह रहा है, डेट मेक्स एवरीथिंग ए टेम्पटेशन, क्योंकि ये जो कर्ज है, देनदारी है, इसका क्या स्वभाव है, ये नाउन के रूप में है, मेक्स एवरीथिंग, हर चीज को क्या बना देती है, ए टेम्पटेशन। एक व्यक्ति जो कर्जी है, देनदार है, वो हर चीज की तरफ बड़ी लालच भरी नजरों से देखता है, काश हमें मिल जाए, काश ये चीज हमारे पास है, यानी उसके अंदर जो है टेम्पटेशन बहुत आ जाता है और आत्मसम्मान उसका मर जाता है, खो देता है वो आत्मसम्मान। तो जो ऋण है, कर्ज है, देनदारी है, वो हर चीज को टेम्पटेशन बना देती है, एक लालच भरी जो है नजर से वो देखता है और उसको हर चीज में जो है दिखाई देती है कि ये चीज काश हमें मिल जाए। इट लोअर्स ए मैन इन सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये जो देनदारी या कर्ज है या कर्ज लेने की आदत है, बारो करने की जो हैबिट उसकी पड़ जाती है, हर चीज के लिए उधार मांग लेता है दूसरों से,
तो ये क्या करता है, लोअर्स यानी गिरा देता है उस आदमी के आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को लोअर कर देता। लोअर में एस लगा, वर्ब हो गया, लोअर से मैन यानी किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को गिरा देता है अगर उसके अंदर कर्ज लेने की आदत है। कॉमा, और क्या करता है, प्लेसेस हिम, और उसे कहां स्थान मिलता है ऐसे व्यक्ति को, प्लेसेस हिम एट द मर्सी ऑफ हिज ट्रेड्समैन एंड हिज सर्वेंट। ये पूरा फ्रेज पढ़िए। और उस व्यक्ति को किसकी दया पे छोड़ देता है, जो ट्रेड्समैन है, उसके साथ जो व्यापार कर रहे हैं या उसके जो नौकर चाकर हैं, अब वो दे ही नहीं पा रहा, उनको पैसा वापस भी नहीं दे पा रहा है। अगर सर्वेंट है तो उनका तनख्वाह नहीं दे पा रहा है, व्यापारी वर्ग से पैसा लिया है, व्यापारी वर्ग से वो जो है झूठ बोल रहा है या उनका पैसा जो है वो दे नहीं पा रहा है, किस्त जमा नहीं कर पा रहा है, तो यानी उनकी दया पे छोड़ दिया था। अगर वो लोग आए तो गाली गलौज करके चले जाए, और अगर ना आए तो वो उनकी दया है कि उस आदमी का सम्मान थोड़ा बना रहेगा। जिस दिन दरवाजे पे आ जाएंगे तो उसको गाली गलौज करके चले जाएंगे, यानी उसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहता। एंड रेंडर्स हिम, तीसरा वर्ब मिला, लोअर्स, प्लेसेस और बाह्य तीसरा, एंड रेंडर्स हिम। और ऐसे व्यक्ति को क्या बना के छोड़ती है, रेंडर्स हिम ए स्लैब, और उसे गुलाम बना के, एक स्लैब बना करके छोड़ देती है। ये देनदारी या कर्ज इन मैनी रिस्पेक्ट्स माने अनेक मामलों में, अनेक मामलों में जो है वो एक तरह से जो है गुलाम बन के रह जाता है, सेमीकोलन। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ये तीन बातें क्यों होती, क्योंकि फॉर ही कैन नो लॉन्गर कॉल हिमसेल्फ हिज ओन मास्टर। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है कैन नो लॉन्गर, नो लॉन्गर यहां एडवर्बियल फ्रेज है, कैन नो लॉन्गर कॉल, ऐसा व्यक्ति जो है नहीं कह सकता है, नहीं कॉल कर सकता किसको, खुद को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, किस रूप में, हिज ओन मास्टर, की वह खुद का मालिक है। वो जो है कर्ज चूंकि उसके ऊपर बहुत ढेर सारा हो गया है, तो वो कैसे अब आगे जो है वो अपने को खुद का मास्टर नहीं कह सकता है, क्योंकि वो तो पूरा सिर से लेकर पैर तक कर्ज से डूबा है। हर व्यक्ति आकर के उसे फटकार लगा के चला जाएगा। नॉर, और ना ही, नॉर बोल्डली लुक, और ना ही जो है वो व्यक्ति जो है, बोल्डली माने एडवर्ब है, पूरे साहस के साथ, लुक द वर्ड इन द फेस, लुक द वर्ड इन द फेस से भी इडियोमेटिक लैंग्वेज है। और ना ही वह साहस के साथ जो है किसी से नजर मिला पाएगा संसार में, और ना ही संसार में वो नजरें ऊंची करके और आंख में आंख डाल करके किसी से बात कर पाएगा। यानी हमेशा जो है उसकी नजरें नीचे रहेंगी, और हमेशा जो है वो जो है एक तरह से अपने को डिग्रेडिंग सिचुएशन में डाले रहेगा, अपमानजनक स्थिति में रखेगा। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट, राइटर आगे लिख रहे हैं, एक चीज और भी है, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है और ऑल्सो एडवर्ब है। एक चीज और मुश्किल है ऐसे मामलों में, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर ए मैन, उस व्यक्ति के लिए यह भी मुश्किल है, किस व्यक्ति के लिए, हु इज इन डेट, जो कर्ज में डूबा हुआ है। क्या मुश्किल रहती है, टू बी ट्रूथफुल, टू बी इन्फिनिटिव है, टू बी माने होना, और ट्रूथफुल यहां पर एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या ऐसे व्यक्ति के लिए एक चीज और मुश्किल है कि क्या होना, ट्रूथफुल होना, यानी वो सत्यवादी नहीं हो सकता। कैसे सत्यवादी होगा, कोई मांगने आया है, अब वो कोई बहाना बताएगा, कह यार 2 दिन और दे दो, 4 दिन और दे दो, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, यही चलता रहता है उसका। फिर दूसरा आया, उसको कुछ और बहाना रह गया, भाग जाएगा, कहेंगे मिलेगा ही नहीं। यानी जो है वो सत्यवादी नहीं रह सकता अपने डीलिंग में, सेमीकोलन, हेंस आता है। इसका रिजल्ट क्या है, हेंस इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, पैसिव वॉइस में, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। यह सब जो ऊपर मामला बताया गया है राइटर के द्वारा, अब वो निष्कर्ष निकाला, हेंस इट इज सेड, ऐसा कह सकते हैं, दैट की क्या कह सकते हैं कि जब इस तरह का व्यक्ति जो है जिसकी देनदारी इतनी है, जो कर्ज में डूबा हुआ है, वो क्या, दैट लाइंग राइट्स, इन सब परिस्थितियों को हम एक दूसरे प्रोवर्बियल लैंग्वेज में या इडियोमेटिक लैंग्वेज में जो है परिभाषित कर सकते हैं। तो ये चीज जो है कही जाती है, क्या कही जाती, किस रूप में, दैट की लाइंग राइट्स ऑन डेट्स बैक, कि लाइंग जो है, झूठ जो है, झूठ बोलना, जिरंडियल फ्रेज है ये, झूठ जो है या झूठ बोलने की जो आदत है वो किस पे सवार होकर चढ़ती है, कर्ज की पीठ पे। तो कर्ज रूपी घोड़े की पीठ पे सवार होकर के जो है झूठ चलती है। यानी जो व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है तो समझिए वो बहुत बड़ा लायर भी होगा, झूठा भी होगा, और वो हर बात में झूठ बोलेगा। ये कहने का सेंस है। द डेटर हैज टू फ्रेम एक्सक्यूज। अब ये इसको डेप्टर नहीं पढ़ेंगे, बी साइलेंट रहेगा। द डेटर यानी जो कर्जदार है, देनदार है, जिसने बहुत पैसा लिया हुआ, लोगों से उधार लिया हुआ है कि अरे यार दे दो हमारा ये काम, तो ऐसा जो डेटर है, हैज टू फ्रेम, उसे क्या करना पड़ेगा, हैज के साथ इंफिनिटिव जिसमें कंपल्सन होता है, वो फ्रेम करेगा, बनाएगा क्या, एक्सक्यूजेस।
एक्सक्यूजेस माने झूठे झूठे, वो झूठे जो है एक्सक्यूजेस बहाने बनाएगा कि अरे यार आज हमारे घर ऐसा हो गया इसलिए नहीं दे पा रहे, हम आपको 15 दिन में दे देंगे। तो वो तमाम तरह के फ्रेम करेगा एक्सक्यूजेस। किससे करेगा? टू हिज क्रेडिटर, अपने देनदार से। यानी ये तो देनदार अपने लेनदार से, मतलब वो व्यक्ति जिससे उसने उधार लिया है। क्रेडिटर का मतलब ये हो गया कि ये जो देने वाला कर्ज से ऋणी व्यक्ति है, ये तमाम तरह के बहाने बनाएगा किसके सामने? अपने जो है जिससे ऋण लिया है, जो देनदाता उसके सामने। किस बात के लिए वो बहाने बनाएगा? फॉर पोस्टपोनिंग, जेरेंडियल फ्रेज है, फॉर प्रीपोजिशन है, ये नाउन है। फॉर पोस्टपोनिंग, क्या चीज पोस्टपोन करेगा? यानी डेट जो है आगे बढ़ाएगा। अब आया है लेने के लिए, आज कहा हुआ था उसने, लेकिन वो कहेगा अरे यार 15 दिन, इस तारीख को आना, तो पोस्टपोन कर रहा है डेट। किस बात के लिए? पेमेंट ऑफ द मनी, यानी वो पेमेंट ऑफ द मनी, वो पैसे की पेमेंट दैट ही ओज हिम। दैट माने जो, ही माने वह, ओज माने ऋणी है, हिम माने उसका। जिस पैसे की देनदारी उसकी बनती है, जिससे उसने पैसा लिया हुआ है, उस पैसे के पेमेंट के लिए जो है वो बार बार तारीख पे तारीख पोस्टपोन करता जाएगा, यानी तारीख बढ़ाता जाएगा। और इस तरह से वो अपने क्रेडिटर के सामने तमाम जो है झूठे जो है लेम एक्सक्यूजेस जो है फ्रेम करता रहेगा। ये भी एक जो है विडंबना है। एंड प्रोबेबली, और संभवतः उसे ये भी काम करना पड़ेगा, जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति है, वो संभवतः क्या करेगा? ये एडवर्ब है। प्रोबेबली ऑल्सो टू कंट्राइव, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। कंट्राइव, उसे जो है गढ़ने पड़ेंगे। कंट्राइव माने वही इन्वेंट करना, गढ़ना। क्या? फॉल्सहुड्स, उसे जो है यानी झूठ से, झूठ, तमाम तरह के झूठ या तमाम तरह के जो है बेसिर पैर की बातें जो है उसे गढ़नी पड़ेगी, जिसका कोई आधार नहीं है। इस तरह के झूठ के साम्राज्य में भी उसे रहना पड़ेगा, या झूठ का साम्राज्य उसे जो है गढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पैसा उसे वो देना नहीं चाहता, पैसा है नहीं उसके पास, तमाम कर्ज में डूबा है। 10 लोग आ रहे हैं अलग अलग टाइम में। द फर्स्ट स्टेप इन डेट, तो कहने का सेंस है, राइटर कह रहे हैं कि द फर्स्ट, अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं, पहला कदम लेते हैं, किसमें? इन डेट माने कर्ज में। यानी आपकी आदत यह है कि अब आप कर्ज लेना शुरू करते हैं और पहला कदम बढ़ाते हैं, किसी से मांगते हैं पैसा, तो इज लाइक द फर्स्ट स्टेप इन फॉल्सहुड। तो आप समझ लीजिएगा आपने झूठ के साम्राज्य में पहला कदम रख दिया है। अगर आपने कर्ज लेने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है, तो कुछ दिन बाद आपकी हैबिट हो जाएगी, और समझ लीजिए कि आप जो है फॉल्सहुड के यानी झूठ के साम्राज्य में आपने तमाम तरह के जो है आपको झूठ बोलने पड़ेंगे, और तमाम तरह के बे आधार की बेसिर पैर की बातें बोलनी पड़ेंगी, और आपका जो आत्मसम्मान है वो मर जाएगा, और आप जो है एक तरह से हमेशा झूठ बोलने के लिए आपको जो है मजबूर होना पड़ेगा। सेमीकोलन, डेट फॉलोज डेट, और क्या होगा? एक बार कर्ज ले लिया, यही नहीं, कर्ज के बाद कर्ज लेते रहेंगे आप। ये भी है, हैबिचुअल एक्शन हो जाता है फिर इसमें, कि एक बार ये ऐसी हैबिट पड़ जाएगा, यार इसे ले लो, आज जरूरत है, ले लो किसी से। डेट फॉलोज डेट एज लाई फॉलोज लाई, ठीक उसी तरह से जैसे, एज मान जैसे कि झूठ के पीछे झूठ, यानी एक झूठ बोला आपने, तो फिर आपको उसके लिए उस झूठ को सही ठहराने के लिए आपको 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो झूठ के पीछे झूठ आता रहे, ठीक उसी तरह से अगर आपने कर्ज ले लिया है, तो कर्ज के पीछे कर्ज, यानी बार बार आप कर्ज लेते रहेंगे। अब देखिए, राइटर ये बता करके कि बारोइंग जो है वो अच्छी आदत नहीं है और ये नहीं होनी चाहिए, अब एक एग्जाम्पल बताने जा रहा है इतिहास के पन्नों से। कह रहा है हेडन, ये जो हेडन है ये ब्रिटिश पेंटर है, इंग्लैंड का है, ब्रिटिश पेंटर है। तो इस पर्टिकुलर मतलब मैटर में उसका बड़ा नाम है इतिहास में। हेडन द पेंटर, हेडन जो कि एक ब्रिटिश पेंटर था, डेटेड, ये वर्ब के रूप में डेटेड आया, डेटेड हिज डिक्लाइन, यानी पहले बहुत फेमस पेंटर हुआ करता था, फिर उसका पतन हो गया। पतन हो गया मतलब बहुत वो जो है नीचे गिर गया होगा अर्थ जगत में, और फिर उसने अपनी कहानी बताई होगी, तो वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि हेडन द पेंटर, हेडन जो बहुत बड़ा चित्रकार हुआ करता था, डेटेड हिज डिक्लाइन, उसने अपने डिक्लाइन के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया है? फ्रॉम द डे, उसी तारीख से, उसी पीरियड से, डेटेड का मतलब उसी पीरियड से, उसी तारीख से, जिस तारीख को, जिस दिन द डे ऑन विच ही फर्स्ट बोरोड मनी, जिस दिन उसने पहली बार जो है पैसा उधार लिया था। तो यानी हेडन जो किसी समय मान लीजिए अपनी कला की वजह से किसी ऊंचाइयों पर होगा, वो व्यक्ति जब एकदम बर्बाद हो गया, पैसे के मामले में बहुत खस्ताहाल हो गया, तो कह रहा मेरी बर्बादी का जो कारण है वो उसी दिन शुरू हो गया था, वो पीरियड, वो समझ लीजिए वो उस पहले दिन से जिस दिन उसने किसी से उधार पैसा लिया था। ही रियलाइज द ट्रुथ,
उसने इस सत्य को महसूस किया, रियलाइज्ड माने महसूस किया पास्ट इंडिफिडेंस में। किसको महसूस किया? द ट्रूथ ऑफ द प्रोवर्ब, इस कहावत की सत्यता को, यानी ये जो प्रोवर्ब है, सेइंग है, कहावत है, इसकी सत्यता को उसने महसूस किया अपने अंतरंग से। क्या? हु गोज ए बारोइंग गोज ए सरोइंग, कि ऐसा व्यक्ति जो बारो करता है यानी उधार लेता है किसी से, आप समझ लीजिए कि वो एक किस पे सवार हो रहा है? एक तरह से वो दुख के सागर में डूबने जा रहा है। सारोइंग, हमेशा वो हताश, निराश, खेदजनक स्थिति में अपने पाएगा, अपमानजनक स्थिति में पाएगा, हमेशा दुखी रहेगा, कभी उसके जीवन में सुख नहीं रहेगा। तो जो बारोइंग करता है, एक तरह से वो सॉरोइंग के इन्वायरमेंट में जो है, ये सॉरोइंग यहां पर जिरेंडियल फ्रेज है, जैसे ये जिरेंडियल फ्रेज है, नाउन के रूप में दोनों काम कर रहे हैं। द राइटर एडवाइस, अगला पैरा देखिए, लेखक जो है सलाह देता है। द रिटन एडवाइस, सॉरी, ये जो हेडन है इसने एक लिखित सलाह दी है, अब उसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है ये जो हेडन साहब है इस मामले में जो बहुत फेमस है, द रिटन एडवाइस, ये एडवाइस नाउन है, ADVICE नाउन होता है, SC वर्ब होता है, और रिटन ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और द डेफिनेट आर्टिकल है। एक लिखित सलाह है उनकी, हेडन साहब की, विच ही गेव, जो उन्होंने दिया, यहां से क्लास शुरू हो गया। विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ज्वाइनिंग वर्ड है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा, कि उन्होंने एक सलाह दी है, विच ही गेव, जो उन्होंने दिया है, किसको? टू ए यूथ, एक नवयुवक को, यानी हेडन साहब ने एक नवयुवक को एक सलाह दी थी। व्हेन एंटरिंग द नेवी, जब वो नेवी में, व्हेन एंटरिंग द नेवी, जब वो नेवी में एंटर कर रहे थे, व्हेन एंटरिंग द नेवी, नेवी यानी मतलब ये नवल उसमें काम करते होंगे, तो नेवी में एंटरिंग करते समय जो है एक यूथ को उन्होंने सलाह दी थी। क्या था? वाज एज फॉलोज, और वो सलाह क्या थी? ये निम्नलिखित थी। एज फॉलोज का मतलब जैसे नीचे दिया जाए, इन्वर्टेड कामा में यहाँ कोलन और ये इन्वर्टेड कामा। उन्होंने उस लड़के को सलाह दिया, नेवर परचेज एनी एंजॉयमेंट। अब वो जो नेवी में लड़का जो है एंटर कर रहा था, मान लीजिए यूथ के लिए आया, व्हेन एंटरिंग द नेवी, यानी एक यूथ जो है नेवी में एंटर कर, तो ये भी नेवी में ही होंगे, तो जो है उन्होंने ये उसको सलाह दी, नेवर परचेज एनी एंजॉयमेंट, कि कभी भी मत अरेंज करना कोई भी एंजॉयमेंट का सुख साधन, इफ इट कैनॉट बी प्रिक्योर्ड, अगर आप उसे खरीद नहीं सकते, पैसिव वॉइस में कैनॉट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर वो एंजॉयमेंट आप खरीद नहीं सकते हैं विदाउट बोरोइंग फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों से पैसा उधार लिए। मान लो आपको एसी लगाना है घर में, एक उदाहरण बता रहे हैं, अब वो एसी 50,000 की अगर आ रही है और आपके पास 10,000 है, 40,000 आप बारो करेंगे दूसरों से, तो कह रहे हैं ऐसा कोई एंजॉयमेंट मत खरीदिए, आप गर्मी में रहिए, पंखे में रहिए, आदत डालिए, लेकिन कोई भी ऐसा एंजॉयमेंट प्रिक्योर मत करिए। पता लगा कार खरीदना है आपके पास, मात्र 50,000 रुपए, वो आप 15 लाख की कार खरीद लेते हैं, तो आप बारो करते हैं दूसरों से। कह रहे कोई भी ऐसा एंजॉयमेंट या साधन या कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो है प्रिक्योर मत करिए जिसमें आपको पैसा दूसरों से उधार लेना पड़े। नेवर बारो मनी, उनका ही कहना था, उन्होंने बहुत बड़े उनके इसमें जो है एक कटु सत्य है, वो बहुत कड़वा उनको जो है एक्सपीरियंस है इसमें हेडन साहब को, तो कह रहे हैं नेवर बारो मनी, कभी पैसा बारो मत करो, इट इज डिग्रेडिंग। कारण क्या? सेमीकोलन के बाद ये बड़ा अपमानजनक सिचुएशन में डाल देता है व्यक्ति को, व्यक्ति का आत्मसम्मान बिल्कुल मर जाता है, कोई कुछ भी उसे कह करके चला जाता है और वो जो है उसकी जिंदगी बिल्कुल जो है एक तरह से नारकी हो जाती है। इफ इट कैनॉट बी प्रिक्योर्ड विदाउट बारोइंग फ्रॉम अदर्स, ये तो हो गया। आई डोंट से, अब हेडन साहब ये भी कह रहे हैं, आई ये किसके लिए है? आई डोंट से, मैं ये नहीं कहता हूं, देखो इन्वर्टेड कामा यहां से शुरू हुआ होगा कहीं से, तो वो चला आ रहा है, यानी उन्हीं हेडन साहब की ये स्टेटमेंट है, यहां आकर के इन्वर्टेड कामा बंद हुआ। कह रहे आई डोंट से, मैं ये नहीं कहता अपने, मान लीजिए कि किसी भी यूथ को या अपने जो है स्टूडेंट को कह सकते हैं, या कह सकते हैं किसी भी रीडर को, पाठक को, उन्होंने कुछ अपना एक्सपीरियंस लिखा, तो कह रहे हैं मैं किसी पाठक या रीडर को ये नहीं कहता कि नेवर लैंड, कि आप कभी किसी को उधार मत दीजिए, लैंडिंग करिए, लेकिन नेवर लैंड इफ बाई लैंडिंग, लेकिन ऐसा लैंडिंग मत करिए, ऐसा उधार किसी को पैसा मत दीजिए इफ बाई लैंडिंग, कि यदि जो है लैंडिंग करने से आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, किसी ने आपसे कहा कि अरे दोस्त मुझे जो है 1 लाख रुपए दो, ठीक है आप तैयार हो गए 1 लाख देने में, आपने जो है 1 लाख उसे दे दिया, लेकिन उस देने से यू रेंडर योरसेल्फ, आप अपने को कहां खड़ा पाते हैं? अनेबल, असमर्थ, आप अपने को असमर्थ पाते हैं टू पे, माने चुकाने में, व्हाट यू ओ,
जो आपने ऋण ले लिया, यानी 1 लाख उसे देना था, आपके पास थे मान लीजिए समय 20,000, आपने क्या किया 80,000 किसी से लिया। अब वो 80,000 आप चुका नहीं पा रहे हैं जिससे आपने उधार लिया है, और आपने लैंडिंग कर दी, किसी को 1 लाख दे दिया। तो ये सब काम मत करिए, साफ मना कर दीजिए कि नहीं भाई मेरे पास नहीं है, और अगर लेना तो मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं किसी से उधार लेकर के आपको नहीं दे सकता। ये कहना चाह रहा है कि लैंडिंग करिए, लेकिन नेवर लैंड, लेकिन कभी ऐसी लैंडिंग मत करिए कि लैंडिंग करने से, बाय लैंडिंग यू रेंडर योर सेल्फ अनेबल, कि आप अपने को ऐसी असहाय स्थिति में छोड़ देते हैं कि आप जो है पे नहीं कर पाते व्हाट यू ओ, जो आप जो है जिस चीज के लिए देनदार हैं, कर्जी है, ऋणी, मान लीजिए किसी चीज के आप देनदार हैं, अब वो आप चुका नहीं पा रहे हैं, या मान लीजिए उसको पैसा आपने दे दिया और आपके भी कुछ खर्चे थे, देनदारी थी, वो आप जो है पोस्टपोन अब करने लग जाते हैं। तो ये तो गलत बात है ना। आप अपना देखिए, उसको जितना हो सके बस उतना ही करिए। ऐसा ना हो कि आप जो है अपने कर्ज को जो है फिर ना दे पाए, और फिर आपकी ये देनदारी आपको जो है बड़ी ही ऐसी स्थिति में डाल दे जो बहुत ही अपमानजनक हो। बट अंडर एनी सर्कमस्टांस है, चलिए लैंडिंग के लिए तो ये बात उन्होंने कह दी कि लैंडिंग करिए, लेकिन लैंडिंग करते समय ये सावधानी देखिए, बरतिए कि आपकी जो कर्जदारी है पहले उसे निपटाइए। ये नहीं कि आप दूसरे को जो है मदद करते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, लैंड करते चले जा रहे हैं। अब ये तो उसकी बात हो गई। अब कह रहा बट, किंतु उसके विपरीत बात बताने जा रहा है। कौन? मिस्टर हेडन। किसको? रीडर को, पाठक को। बट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, लेकिन किसी भी परिस्थितियों में, किन्हीं भी परिस्थितियों में नेवर बोरो, आप जो है पैसा उधार मत लीजिए। किन्हीं भी परिस्थिति में उधार लेना, बोरोइंग करना जो है उसके लिए जो है इट इज ऑलवेज फॉरबिडन, ये बिल्कुल मना है। राइटर इससे बिल्कुल जो है कह रहा कि ये बहुत खराब चीज है, और वो अपना एग्जाम्पल ऊपर बता ही चुका है कि उसने उसी दिन उसके पतन की कहानी शुरू हो गई थी जिस दिन उसने जो है पहली बार किसी से पैसा उधार लिया था। तो मेरे ख्याल से ये पैसेज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस, क्लॉज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी कैसे निकाली हमने। अब ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी आइटलाइज्ड पोर्शंस, यानी तिरछे लिखे हुए जो तिरछे लिखे हुए हैं उसको अपने शब्दों में लिखिए। तो जैसे हु गोज ए बारोइंग, गोज ए सारोइंग, इसको एक्सप्लेन करिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है बारोइंग में डील करता है, इफ एनीवन इज हैबिचुअल ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम अदर्स, तो ही विल डेफिनेटली फेस सो मेनी ट्रबल्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, और हिज लाइफ विल बी डिग्रेडेड, उसका जीवन जो है वो पतन में चला जाएगा। गिव ए समरी ऑफ द अबव पैसेज, इस पैसेज की समरी लिखिए थोड़े शब्दों में। इतने मान लीजिए 10-12 लाइनें हैं तो 6 लाइनों में, 7 लाइनों में। गिव ए सुटेबल हेडिंग टू द अबव पैसेज, तो हेडिंग तो यही हो जाएगी कि बारोइंग इज फॉरबिडन, या बारोइंग इज ए कर्स। बारोइंग जो है वो एक कर्स है, अभिश्राप है, इसे कभी उससे आपका मतलब वो डीलिंग ना पड़े तो ठीक है, आपको कभी जो है बारो ना करना पड़े। भगवान ऐसी स्थिति में किसी को भी ना डालें, ये कहना चाह रहा। What advice did Haddon give to a young man? अब देखो उसको लेकर के आए जो एग्जाम्पल उन्होंने हेडन साहब का दिया। कह रहे हेडन साहब ने उस यंग बॉय को क्या मतलब उसको क्या समझाया। तो वही उन्होंने समझाया कि भाई देखो हम इससे डील कर चुके हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है। मेरा पतन उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन हमने पैसा उधार लिया था। इसलिए उन्होंने उस बच्चे को बताया कि भाई सुनो, नेवर परचेज एनी एंजॉयमेंट इफ इट कैनॉट बी प्रोक्योर्ड, कभी भी किसी भी उपभोग की वस्तु या मौज मस्ती की वस्तु या सुख साधन की चीजें मत खरीदिए जब तक कि आप उसे स्वयं के पास पैसा ना हो उसको खरीदने का। बारो करके दूसरों से अगर खरीदना पड़ रहा तो ऐसा एंजॉयमेंट या ऐसा सुख साधन आप बिल्कुल उससे दूर रहिए। नेवर बोरो मनी, क्यों? क्योंकि इट इज ऑलवेज डिग्रेडिंग, क्योंकि हमेशा वो अपमानजनक है। और हाउ इज ए डेटर प्लेस्ड एट द मर्सी ऑफ हिज क्रेडिटर, एक जो देनदार है या ऋणी है, कर्जी है, वो किस तरह से अपने को प्लेस कर देता है, किसके दया पर, किसकी मर्सी पर वो छोड़ देता है? क्रेडिटर की, यानी जिससे पैसा उधार लिया है। कि अगर वो आकर के गाली ना दे आपके दरवाजे तो आपकी इज्जत बची हुई है, और आकर के गाली दे कि अरे यार 4 बार आकर के वापस चले गए, तुम आजकल लगाए पैसा क्यों नहीं देते हो, तो समझ लीजिए कि वो जो है इस तरह ऐसा व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को क्रेडिटर की मर्जी पर छोड़ देता है। कहने का ये सेंस है। तो किस तरह से? यही इसी तरह से है कि जो डेटर है उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सब खत्म हो जाता है। अब ये निर्भर करता है कि क्रेडिटर उसे कब क्या कहेगा, उसकी मर्जी पे रहता है। तो इस तरह से इसका आंसर आप बना सकते हैं कि ए डेटर, हाउ इज ए डेटर प्लेस्ड, तो ए डेटर इज प्लेस्ड हिमसेल्फ लगाना पड़ेगा
at the mercy of his creditor, because so long as his creditor doesn't come and tell any abusers to him, his self-respect will be maintained. लेकिन the day he comes and starts abusing, his self-respect will be gone. तो ये इसका तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमने आपको जो है ये क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब आप लिख सकते हैं, और बाकी पैसेज में जो है क्लियरली आपको बता दिया है। ये फॉर पोस्टपोनिंग जेरेंडियल फ्रेज है, और बाकी इसी तरह से लैंडिंग, ये देखिए बाय लैंडिंग जेरेंडियल फ्रेज, बहुत जेरेंड इसमें यूज किया गया। ये यहां पर डिग्रेडिंग जो है ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अपमानजनक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। अनेबल एडजेक्टिव है। योर सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू रेंडर योर सेल्फ, आप खुद को जो है रेंडर करते हैं, किस स्थिति में? असहाय स्थिति में छोड़ते हैं। टू पे व्हाट यू, क्यों? क्योंकि आप पे ही नहीं कर पा रहे हैं जो आपके ऊपर देनदारी है। तो इसीलिए राइटर हेडन साहब ने एडवाइस किया कि किन्हीं भी परिस्थितियों में लैंडिंग तो चलिए मान लीजिए कर लीजिए, लेकिन लेकिन शर्त यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है किसी दूसरे से लेकर के दे रहे हैं, या फिर आप दे तो दे रहे हैं, अब आपके ऊपर भी जो है कुछ देनदारी है, वो आप दे नहीं पा रहे हैं और उसके लिए असमर्थ है आप। तो ये तो गलत है कि आपने किसी को पैसा दे दिया और आप अपनी देनदारी दे नहीं पा रहे हैं। कह रहे चलिए अच्छा लैंडिंग तो मान लीजिए कभी करिए इस चीज को बचा करके, लेकिन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किन्हीं भी परिस्थितियों में नेवर, बिल्कुल मना कर रहा है एडवर्ब है नेवर, बोरो, कभी भी उधार मत लीजिए। उधार लेने की जो है हैबिट जो है कभी भी मत डालिए, क्योंकि उसने अपना एग्जांपल दिया कि उसके पतन का कारण यही है उधार। जिस दिन उसने पहली बार उधार लिया उस दिन से उसका डेक्लाइन माने पतन शुरू हो गया था। तो हेडन जो बहुत बड़ा पेंटर ब्रिटेन का, उसने अपनी आत्मकथा लिखी है और ये इस चीज को बहुत अच्छी तरह हाईलाइट किया है कि बोरोइंग जो है वो हमेशा जो है खराब है। ए बोरोइंग गोज ए सॉरोइंग, यानी बोरोइंग जो है वो किस पर सवार होती है? सारोइंग, मतलब आपका जीवन जो है वो सारों में डूब जाएगा। तो चलिए यही रैप अप करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे ये पैसेज। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।